हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल शुभजीत एकेडमी। आज से हम लोग क्लास 10 का सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 में पहला टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? ये जो पिक्चर है, ये जो वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर कहाँ का है? लंदन का। तो इस वॉलपेपर में एक चीज़ देखो, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, इसके ऊपर जो भी चीज़ है ये क्या है? रियल है। इसके ऊपर जो भी चीज़ है ये क्या है? रियल है। और नीचे जो है इसका क्या है? ये इमेज है। ओके, ये पूरा चीज़, ये जो भी ऊपर है, लंदन ब्रिज जो भी है, ये ऊपर जो भी चीज़ है वो पूरा रियल है और नीचे उसका इमेज है। तो ये क्यों होता है? ये होता है रिफ्लेक्शन के बारे में। आज का टॉपिक इसके ऊपर ही डिस्कस होगा, क्या ऐसे होता है, क्यों होता है, जो भी। चलो, अभी क्या होता है ना, कोई एक रे आ रहा है, रे आएगा, इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ जाएगा? इधर कोई ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर है उसके पास क्या आ रहा है? रे आ रहा है। अभी इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट से भी रे आएगा। तो वो रे कौन देखेगा? ये ऑब्जर्वर देखेगा। अभी लाइट जैसा बेंड होता है ना, ये बेंड क्यों होता है, कितना एंगल में बेंड होता है, कितना एंगल में रिफ्लेक्ट होगा, वो आज का टॉपिक है। अभी 1672 में न्यूटन एक कॉप्सलर थ्योरी दिया था। न्यूटन ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था लाइट के बारे में। तो वो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि लाइट ऐसे आ रहा है और सेम एंगल में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। उसी टाइम न्यूटन जो रिसर्च किया था, न्यूटन का पूरा रिसर्च था मैकेनिक्स, बेस्ड ऑन मैकेनिक्स। देखो, ये जो पार्टिकल है, जैसे कोई भी क्रिकेट बॉल है, तो क्रिकेट बॉल को ऐसे अगर फेंकूँ तो क्या होगा? सेम एंगल में रिफ्लेक्ट होगा। ये देखा, ऐसे आया, सेम एंगल में क्या होगा? रिफ्लेक्ट भी होगा। अच्छा, ये क्या था? ये तो पार्टिकल था। तो पार्टिकल का जो इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल के साथ, और रिफ्लेक्टेड भी एंगल हो, क्या होता है? सेम होता है। ये सिर्फ किस में होता है? इसमें सिर्फ मैकेनिक्स में होता है, जो न्यूटन देखा था। न्यूटन का जो बेस्ड ऑन मैकेनिक्स था ना, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें ये सब था। तो बोला था लाइट ऐसे हो रहा है, लाइट भी सेम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम है, I = R है। तो लाइट क्या होगा? लाइट 100% बहुत सारा पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होगा। ये क्या आ रहा है? ये एक पार्टिकल आ रहा है। लाइट जो है बहुत ही छोटा पार्टिकल है, इसलिए ये जो थ्योरी दिया था 1672 में, एवरी लाइट सोर्स इमिट टाइनी पार्टिकल, बोले तो बहुत छोटा पार्टिकल आएगा। जिस पार्टिकल को नाम था कॉप्सलर, ये इस बेस्ड ऑन थ्योरी नाम दे दिया। अभी ये तो इंग्लिश, इसको तो इंग्लिश था नहीं, जो न्यूटन था ना, न्यूटन का जो लैंग्वेज था, मदर टंग, वो इंग्लिश था नहीं। उन लोगों का जो लैंग्वेज है, पार्टिकल का मतलब यही होता है। हम लोग जैसे टाइनी पार्टिकल कहते हैं, इसका मतलब भी क्या है? छोटा पार्टिकल। अभी नेक्स्ट क्या बोला था इसके बारे में? दिस कॉस्टलर ऑन इमिशंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। ये जो पार्टिकल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कोई लाइट से आ रहा है। ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। अभी ये पार्टिकल ट्रैवल कैसे करेगा? स्ट्रेट लाइन, ये देख रहा है, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है विथ ए वेलोसिटी, कोई एक वेलोसिटी से आएगा। कॉस्टलर्स ऑफ डिफरेंट कलर। अभी देख, मान ले इसमें वायलेट कलर है, तो वायलेट कलर का जो पार्टिकल का साइज होगा, रेड कलर का साइज अलग होगा। इसलिए वायलेट क्या होता है? वायलेट ज़्यादा पेनिट्रेट करता है या रेड कलर ज़्यादा पेनिट्रेट करता है या वायलेट? मुझे बहुत दूर से एक पार्टिकल है, वो तो उसको हम लोग रेड देख सकते हैं ना, बट वायलेट होगा तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो पेनिट्रेशन है उसमें रेड कलर के ज़्यादा है। तो इसलिए न्यूटन बोला था, इसका मतलब जो कलर है, कलर चेंज होता है ड्यू टू डिफरेंट साइज। ओके, इसलिए ये लिखा है डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट साइज। व्हेन दिस पार्टिकल एंटर द आईज, जब ये पार्टिकल आई में एंटर करेगा, दे प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और सेंसेशंस ऑफ विजन। तो जब पार्टिकल आ रहा है तो हमें देखेगा, हाँ उसमें कुछ ऑब्जेक्ट है या उसका इमेज इधर हुआ है। अभी ये जो चीज़ था, ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट तो इधर है, बट ऑब्जर्वर इमेज कहाँ देखेगा? नीचे देखेगा। दिखा था वो, ये है कौन? ये है ऑब्जर्वर। ये क्या आ रहा है? रे आ रहा है। बट ऑब्जर्वर तो देखेगा इधर है, ऑब्जेक्ट इधर था, बट नीचे कौन होगा? ये क्या होगा?
ये इमेज होगा। वो जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि लाइट जो आ रहा है ऐसा आ रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो सेंसेशन है वो सिर्फ लाइट को स्ट्रेट लाइन ट्रैवल देखेगा, ऐसे बेंड थोड़ी देखेगा, इधर थोड़ी ऑब्जर्वर देखेगा, वो तो इधर ऑब्जर्वर देखेगा। इसलिए इमेज कहाँ बनता है, इधर बनता है। अभी मान ले ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है और इस इमेज को भी देख सकता है। ईजी होता ही है, जैसे सैलून में होता है। और जैसे मैंने पहला जो पिक्चर दिखाया था, इस पिक्चर में कोई आदमी अगर इस ब्रिज में है, ठीक है, कोई भी एक घोचू इधर है, तो घोचू क्या देखेगा, ये रियल ऑब्जेक्ट भी देखेगा, एक साथ उसका इमेज भी देखेगा। ये ऊपर कौन है, रियल ऑब्जेक्ट, और इधर कौन है, उसका इमेज है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस रियल ऑब्जेक्ट से एक रे आया था, जो रे इंसिडेंट हुआ था कहाँ, वाटर में, उसके बाद सेम एंगल में रिफ्लेक्ट भी किया, और रिफ्लेक्टेड करने के बाद इस घोचू के पास आया था। अभी घोचू क्या देख रहा है, घोचू को लग रहा है कि लाइट जो है वो आ रहा है कहाँ से, नीचे से, तो इसलिए ऑब्जर्वर देखेगा इमेज इधर है, ठीक है। और ये डिस्टेंस सेम होता है। अभी हम लोग प्रूव करेंगे क्यों सेम होता है, ठीक है। अभी तू एक काम कर, ये जितना भी चीज़ है नोट कर ले। इसमें देख, ये जो भी था, इसके पास दो रे आ सकता है, एक रे तो रिफ्लेक्ट होके और एक रे डायरेक्ट आ सकता है ना। एक रे रिफ्लेक्ट होके आया और एक रे डायरेक्ट आएगा। जो डायरेक्ट आएगा उसकी वजह से वो ऊपर वाला जो भी ऑब्जेक्ट हो देखेगा, और जो रे रिफ्लेक्ट हो रहे आ रहा है तो उसका इमेज कहाँ होगा, नीचे होगा, हाँ पानी के नीचे होगा। इसलिए होता है रियल लाइफ में। अच्छा, अभी देखो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक। जैसे कोई भी जो भी बॉल है, क्रिकेट बॉल है, तो उसको ऐसे फेंकूँ तो क्या होगा, बाउंस करेगा, सीधा फेंकूँ तो सीधा आएगा, कोई एंगल में फेंकूँ तो एंगल में जाएगा। जब एंगल में फेंका, ऐसे एंगल में फेंका तो इस सेम प्लेन में जाता है। ऐसा नहीं, मतलब थीटा एंगल में इंसिडेंट होने के बाद, मान लीजिए इधर थीटा एंगल में इंसिडेंट हुआ, थीटा एंगल में इंसिडेंट होने के बाद इस प्लेन में थीटा एंगल में जाएगा। ऐसा नहीं होगा थीटा एंगल में इंसिडेंट हुआ, इधर थीटा एंगल में जाएगा। तो इसलिए प्लेन भी सेम होता है। वही लिखा है था, फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश सरफेस। सरफेस क्या होना चाहिए, जिस सरफेस में इंसिडेंट होगा लाइट वो सरफेस पॉलिश्ड होना चाहिए। जैसे ये जो बोर्ड है, ये जो मेरा बोर्ड है, इस बोर्ड में कुछ इमेज भी आ रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है थोड़ा बहुत इमेज भी आ रहा है। ये अगर ग्लास होगा तो और अच्छा होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के लिए ये डेफिनेशन ठीक है, बट हमें एग्जाम में लॉ लिखना पड़ेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, द एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल में इंसिडेंट होगा, अभी एंगल किसका साथ होना चाहिए, नॉर्मल के साथ। ये नॉर्मल कोई रे नहीं है, ये नॉर्मल क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। जिस सरफेस में इंसिडेंट हुआ उसके साथ 90 डिग्री होता है नॉर्मल। जिस सरफेस में लाइट इंसिडेंट होता है उसके साथ ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। द इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई ऑन ए सेम प्लेन। ये जो तीनों चीज़ें, इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, सब क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। कैसे, ये देख, ये जो था ये क्या था, ये सरफेस था, ये क्या था, सरफेस, जिस प्लेन में ये हो रहा है। अब रे आया इंसिडेंट, उसके बाद रिफ्लेक्शन भी हुआ। ये जो प्लेन है, ये जो इमेजिनरी प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये सेम प्लेन में होना चाहिए। रे आया गया, नॉर्मल, सब, ये नॉर्मल भी क्या होना चाहिए, इस प्लेन में होना चाहिए। ओके, अभी रे जो आया वो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। रे तो ऐसा भी आ सकता है, रे तो ऐसा भी आ सकता है। तो अब प्लेन क्या हो जाएगा, अगर रे ऐसा आएगा तो ये वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन है वो प्लेन होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे। तो बेसिक बात यही है कि प्लेन सेम होना चाहिए। किसका, द इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई ऑन ए सेम प्लेन। ओके, ये लॉ लिखो और उसके बाद डायग्राम। हाँ, क्वेश्चन में पूछा है
इंसिडेंट एंगल कितना होगा, ये मान लो थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंसिडेंट एंगल क्या होगा, आई का वैल्यू फाइंड कर। लाइट कहाँ है, ये है लाइट, तो लाइट इस सरफेस में इंसिडेंट हो रहा है, तो नॉर्मल क्या होगा इस सरफेस के साथ, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल नॉर्मल सरफेस के साथ नॉर्मल कितना एंगल करता है 90 डिग्री, सरफेस के साथ नॉर्मल क्या करता है 90 डिग्री एंगल करता है, तो ये जो प्लेन है इसके साथ टोटल 90 करेगा, तो ये कितना करेगा 60 करेगा, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। टोटल एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, टोटल एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये क्या होगा 60 होगा, ठीक है। ये जो लाइट आ रहा है वो लाइट अगर फर्दर जाएगा तो इस प्लेन में, ये एक्सिस के प्लेन में r/2 में इंसिडेंट होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि इंसिडेंट एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल क्या होगा अगर ये r/2 है, तो ये r/√3 कर दो। अभी हाइपोटेनियस का वैल्यू पता नहीं है, बट परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है, ये लेंथ, नॉर्मल कहाँ से पास करता है, मैंने क्या बोला था, नॉर्मल कोई सर्कल का सेंटर से पास करेगा, तो ये लेंथ क्या होगा r होगा, तो ये अगर थीटा एंगल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ मुझे हाइपोटेनियस मिल जाएगा, बट मुझे सिर्फ चाहिए क्या, एंगल चाहिए, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, ओके वेरी गुड, r/√3, अच्छा तो हाँ tan थीटा √3, तो √3 का वैल्यू कितना होता है, नहीं tan में क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का वैल्यू हाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू ही तो √3 होता है, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री होगा। अच्छा इसका मतलब ये 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये 60 है तो ये क्या है 60 डिग्री, तो ये है 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस 60 तो 30 होगा, ये 30 होगा, तो ये भी क्या होता है 180 क्यों करूँ, ये 60 है, अच्छा ट्रायंगल का पूरा बोल रहा है, हाँ वो भी कर सकते हो, बट ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, 90 माइनस थीटा होता है, ये थीटा है तो ये ऑलवेज 90 माइनस थीटा, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा ऑपोजिट एंगल है ना, तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो इंसिडेंट एंगल कितना है 30 डिग्री, रिफ्लेक्शन एंगल भी 30 डिग्री है। अभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच में एंगल कितना है, तो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अभी ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगा और ये हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन। अच्छा अभी ये एंगल कितना था थीटा, ये भी थीटा है, ओके, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है जनरल थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा ये 90 माइनस थीटा और ये टोटल कितना है 180, तो मान लो ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा, तो 90 माइनस थीटा ही हो जाएगा, ओके, तो ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा जो भी है इतना ही रख सकते हो। अच्छा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये भी क्या होगा थीटा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा,
तो सारा एंगल सेम है, सारा एंगल सेम है, तो सारा एंगल सेम होगा तो ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होगा, सेम ही होगा। ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, एंगल भी सेम है तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, चाहिए। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बोले तो DC, तो बेस क्या होगा, ये थीटा तो बेस ये है ना, AD है ना। सिमिलरली उसमें भी tan थीटा क्या आ रहा है, उसमें भी tan थीटा आ रहा है परपेंडिकुलर DC बाई ये A' था और ये AD था, तो दोनों एंगल सेम है, तो DC बाई A' इक्वल टू DC बाई AD, तो DC हाँ, यही मुझे प्रूव करना है कि मिरर से जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट होता है उतना डिस्टेंस में इमेज फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ये सब में नहीं होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ये किस में वैलिड है, ओनली फॉर प्लेन मिरर। ठीक है, ये सब डायग्राम फॉर्मेशन करने का कुछ ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स, पहले ऐसे ऑब्जेक्ट दे देगा तो ऑब्जेक्ट से सेम लेंथ में इमेज का पॉइंट ड्रॉ करो, जस्ट पॉइंट ड्रॉ कर लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इधर से एक लाइन खींचना है ऑब्जर्वर जो है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये लाइन, ये कौन है, सेकेंड स्टेप। उसके बाद क्या होता है, सेम एंगल में ये लाइन खींचना पड़ता है, इसमें भी सेम एंगल में ये लाइन कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट में। तो एक्चुअल में रे कहाँ से आ रहा था, रे आ रहा था ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए हम लोग ऐसा ऐसा देखा था। इंसिडेंट हुआ, ड्रॉ करने के टाइम उल्टा प्रोसेस, पहले इमेज फॉर्मेशन हुआ पॉइंट, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन। बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में पहले ये लाइन आता है, उसके ये लाइन, ये दोनों लाइन पहले आता है। हाँ, ये एंगल सेम होता है, इसलिए हम लोग रे ड्रॉ ही कर सकते हैं। इसको फॉर्मेशन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ड्रॉ करना आना चाहिए। ये जो रे ऑप्टिक्स है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जियोमेट्रिक इन्वॉल्व है। स्टार्टिंग हुआ था जियोमेट्रिक से, इसलिए जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स है। अभी ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, कोई अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, कोई पेन है, A B क्या है, कोई एक पेन है, तो इसका इमेज क्या होगा, A' B' होगा। कैसे ड्रॉ करना है, पहले ये जो डिस्टेंस है सेम लेंथ में इमेज भी होगा, तो इधर भी सेम लेंथ में इमेज भी होगा, तो दोनों पॉइंट एक बार मिल जाएगा। हाँ, एक बार दो पॉइंट मिलेगा तो क्या करना है, उसको ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया क्या, इमेज। तो क्या, हाँ, ये एंगल और ये एंगल सेम ही होगा। तो ऐसे फॉर्मेशन होता है कि लाइट इधर से डॉटेड लाइन किया, इधर से भी डॉटेड लाइन किया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। मतलब ये जो लाइन कहाँ से आ रहा है, ये पॉइंट से आ रहा है, ये वाला भी लाइन कहाँ से आ रहा है, ये पॉइंट से आया गया, और ये लाइन कहाँ से आ रहा है, B से आ रहा है, नीचे वाला लाइन भी कहाँ आ रहा है, B से आ रहा है। ये हो गया फॉर्मेशन। अब एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। ये क्या है, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, थीटा क्या होना चाहिए, मतलब इन दोनों का डिवीजन ऑलवेज इवन होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो 360 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब 360 बाई 90 4 होता है, 4 माइनस 1 टोटल तो 3 होगा ना। ओके, अच्छा, तो ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है।
अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का सेम डिस्टेंस में दोनों मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। कोई भी मैं मिरर अगर ऐसे 90 डिग्री में यूज़ करूँ तो तीनों इमेज होता ही है। सैलून में या कोई भी म्यूजियम में ये सब आएगा, मतलब म्यूजियम में कोई दो शीशा है, उस दोनों शीशे के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट, जो भी डिस्टेंस d मान लो, तो ये भी क्या होगा, d होगा। तो हाँ, d कह सकते, सेम लेंथ होता है ना। तो ये मान लो c, ये लेंथ, तो इसका जो इमेज होगा ये भी क्या होगा, c में। ओके, अब फिर से ये जो इमेज हुआ, ये इमेज अच्छे से दे, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के रेस्पेक्टिवली ये इमेज हुआ। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये हुआ। अभी ये जो इमेज है वो सोच रहा है मेरे सामने भी तो और एक मिरर है, तो ये अभी ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसके रेस्पेक्टिवली, ये जो मिरर है ना, ये जो मिरर है इसके रेस्पेक्टिवली ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अभी उसके नीचे क्या होगा, उसका इमेज होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये c है, तो ये लेंथ कितना था, ये लेंथ कितना था, d था। तो सेम लेंथ d में क्या होगा, इमेज होगा। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों वजह से जो इमेज हो रहा है वो एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, P12। जो इमेज हो रहा है वो इसकी वजह से भी है और इसकी वजह से भी है। ठीक है, और ये फॉर्मूला है। तो हर एक चीज़, हाँ देखा मैंने, फॉर्मूला ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कितना ड्रॉ करेगा, मान लो इसके बाद 60 डिग्री हो जाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाई -1, 5 इमेज। जब ऐसे ड्रॉ करेगा ना पागल हो जाएगा। मैं सिर्फ एक इमेज का फॉर्मेशन दिखाया इसमें कि रे आ रहा है। देख अभी देख एक चीज़ देख, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो रे आया था ना वो पहले इंसिडेंट इसमें हुआ था, इसमें हुआ था। तो इसमें इंसिडेंट होने की वजह से इमेज ये हुआ था। तो इंसिडेंट होने के बाद फिर से और एक बार इंसिडेंट हुआ है, तो ये 2 बार इंसिडेंट हुआ है ना। हाँ, इसलिए ये वाला इमेज हुआ, डबल इंसिडेंट होता है, एक इधर इधर। मैंने बोला था ना ये जो इमेज होगा, ये इमेज उसके बाद इस मिरर के रेस्पेक्टिवली और एक इमेज बनाएगा। हाँ हाँ, P1, हाँ ऐसे अगर मैं ये अगर थीटा एंगल दिखाओ, ओके, इसके लिए एक्सटेंडेड होगा, एक्सटेंडेड। ओके, सबका लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सबके लिए सेम कोइंसाइड नहीं होगा। मतलब इस इमेज के लिए जो लाइन होगा वो ये और ये लाइन में कोइंसाइड नहीं होगा, दूसरा लाइन होगा। जैसे अगर मैं इसके बारे में दिखाऊँ ना, तो इसका लाइन देख, ऐसा हुआ और इंसिडेंट होने के बाद इधर आ गया। ठीक है, और ये है एक्सटेंडेड। तो ये क्या है, इसकी वजह से ये इमेज। तो सिमिलरली इसका जो होगा वो ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसा आया, ये पॉइंट, ये तो नॉर्मल ही था तो डायरेक्ट आएगा। ये क्या था, मतलब ये जो ऑब्जर्वर थे, ये ऑब्जर्वर नॉर्मल है तो थोड़ा ऊपर है, अगर है तो नीचे ऐसा कुछ होगा, और इसका नॉर्मल है। ये पॉइंट और ये ऑब्जर्वर ऑलमोस्ट नॉर्मल है, एक ही पॉइंट में, इसलिए ये वाला लाइन हम लोग कंसीडर करेंगे। ये आया, रिफ्लेक्ट हुआ, वापस गया, तो इसको एक्सटेंड करेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना, कोई ऑब्जेक्ट इधर है, मिरर उसका नीचे परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, इसलिए इंसिडेंट इसमें नहीं है। तो ये ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है हर एक चीज़ को, इसलिए फॉर्मूला है, पूछेगा भी नहीं उतना ज़्यादा। अब ये क्या है, ये एक स्फेरिकल ग्लास था, क्या था, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल जैसे स्फेरिकल होता है, ये पूरा हॉलो स्फेरिकल है। अच्छा, जो मिरर है, मिरर होता है, मिरर फॉर्मेशन होता है हॉलोस्फीयर से। कहाँ से, हॉलोस्फीयर से। और जो लेंस फॉर्मेशन होता है वो होता है सॉलिड स्फीयर से। तो ये क्या है, इमेजिन करो ये एक हॉलोस्फीयर है, तो उसके बाद इसमें सेंटर करके कॉम्पास से ऐसा कोई सेक्शन काट लिया, क्या काटा, ऐसे कॉम्पास करके ये जो सेक्शन है ये काट लिया और इसको अलग कर दिया। तो अलग करेगा तो ये देखने में
अंदर हॉलो है, इसमें क्या है, हॉलो है, ऐसा कुछ है। इस टाइप का है, इस टाइप का है, अंदर क्या है, हॉलो है, कुछ है ही नहीं। तो इसको अगर मैं 2D व्यू देखूँ ना, इसका अगर मैं 2D व्यू देखूँ और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे लाइन से, ये जो लाइन ड्रॉ किया ये क्या है, इसका 2D व्यू, मतलब ये तो 3D व्यू है। तो हम लोग अभी जो सॉल्व करेंगे, जितना भी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर या जो भी कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग सिर्फ एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ऐसा तो थोड़ी होता है मिरर, मिरर तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे स्पून जो होता है ना, तो ऐसा होता है ना शेप, इधर कॉनकेव होता है, पीछे कॉन्वेक्स होता है, तो वो भी एक टाइप का क्या है, वो भी एक टाइप का मिरर ही है। अब ये पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर फ्रॉम व्हिच दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ड्रॉन आउट। तो ये जो मैंने काट के बाहर निकाला वो किसके रेस्पेक्टिवली, कोई एक सेंटर के रेस्पेक्टिवली ऐसे किया था, तो इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये काटने के बाद इसका कोई काम नहीं है, ये जो हॉलोस्फीयर है इसका कोई काम नहीं है, ये आ गया मिरर, बाहर जाओ। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, पोल है, पोल, मतलब जब मिरर बाहर आया उसका एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से ये भी सेम लेंथ में है, ये भी सेम लेंथ ऊपर है, तो वो जो पॉइंट है मिडिल वाला पॉइंट, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल का डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा, और डिपेंड करेगा सिल्वर इंक के ऊपर। कोई अगर पीछे, हाँ यस, एजी का सिल्वर इंक कोटिंग अगर पीछे लगा वो हो जाएगा कॉन्केव, अगर आगे लगा वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। जैसे कोई भी गिलास कोई मिरर नहीं होता, गिलास तब मिरर होगा जब मैं पीछे सिल्वर इंक डालूँ, ठीक है ना, नहीं तो गिलास तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ काम करेगा। एक गिलास रिफ्लेक्शन तब दिखाएगा जब हम लोग सिल्वरिंग करेंगे। अच्छा, ये जो दो पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद ये जो लेंथ होगा, इस लेंथ को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आर को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन हुआ, इस लाइन को कहेंगे मेन एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों ही सेम चीज है, पी ए और एम ए। समझ आया पूरा? ओके, अच्छा, तो ये एंगल ऑफ क्या है, एपर्चर। एपर्चर क्या, जो मिरर है उसका जो एकदम लास्ट पॉइंट था, ये ऊपर अपर पॉइंट है और ये लोअर पॉइंट है। तो लोअर पॉइंट से अगर लाइन खींचो, जो एंगल होगा उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एपर्चर। उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा एक्चुअली हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन के लिए रेडियन लिखते हैं, बट ये रेडियन नहीं है क्योंकि ये सॉलिड एंगल है। तो एक्चुअल में ये जो थीटा होगा, टोटल थीटा, ये क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। ऐसा डिनोट करते हैं स्टेरेडियन को, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल हर एक क्वेश्चन में सॉलिड एंगल ड्रॉ करना वो इम्पॉसिबल होता है, इसलिए हम लोग थीटा से ही काम चलाएंगे। एंगल ऑफ एपर्चर, ये COC बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एंगल ऑफ एपर्चर बहुत छोटा होता है, इसलिए एक चीज़ होगा, एक रिलेशन आएगा। क्या रिलेशन, ये है C और A, ये क्या है C बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन क्या होता है, नॉर्मल होता है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है। मान लो कोई रे आ रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे आ रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। तो इंसिडेंट होएगा, तो थीटा एंगल में इंसिडेंट हुआ है, तो सेम एंगल में क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। अच्छा, तो ये जो थीटा है ये बहुत छोटा है। एंगल ऑफ एपर्चर क्या है, ये जो एंगल ऑफ एपर्चर, ये जो थीटा है, ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अब एक चीज़ देखो, ये है थीटा, और इंसिडेंट होने के बाद इनफाइनाइट से जो रे आता है, इंसिडेंट होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कोई भी पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लाइन कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है, इनफाइनाइट से आने वाला रे। तो फोकस से पास करेगा, ये पॉइंट F है, ये पॉइंट C है। तो ये जो रे है ये पास कर रहा है F से, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा होगा, सही है, 180 माइनस 2 थीटा।
और ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ क्या होगा, x होगा, ये भी लेंथ क्या होगा, x होगा, क्योंकि सेम एंगल है थीटा थीटा, हाइपोटेन्यूज दोनों का ही सेम है। तो इसका मतलब ये x और ये x है। अगर थीटा टेंस टू 0 डिग्री, जीरो ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल ऑफ अपर्चर बहुत छोटा है, तो थीटा अगर टेंस टू 0 डिग्री होगा तो 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा, टेंस टू 180 डिग्री होगा, ऑलमोस्ट 175 79 जो भी है। तो 175 डिग्री या 78 डिग्री जो डायग्राम होगा वो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये एक से तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ये अगर ऑलमोस्ट 180 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2x होता है। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये ऐसे कर करके कहाँ अटैक करेगा, ये चीज़, ये कहाँ था, ये पॉइंट से एक लाइन अगर खींचूँ, ये लाइन इस पॉइंट में आ रहा है जिसका नाम एम है, और ये है क्या, पी है, प्रिंसिपल एक्सिस। थीटा अगर बहुत छोटा होता है, तो एम एंड पी क्या होता है, कोइंसाइड होता है। ओके, एक ही पॉइंट में जाम करेगा। अच्छा, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं, क्या दे, ए देते हैं। अच्छा, तो ये पॉइंट ए है, तो वो कहाँ गिर रहा है, पी में गिर रहा है। तो ये जो लेंथ है सी पी, तो सी पी एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सी पी एक्चुअल में अभी 2x का इक्वल हो जाएगा ना। सी पी क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है सी, तो ये सी पी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, सी ए बोलो, सी ए क्या है, सी ए, ये लेंथ सी ए प्लस ए एफ है, तो सी ए प्लस ए एफ इक्वल टू 2x। हाँ, तो 2x है ना, तो ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री होने से हाइपोटेन्यूज भी क्या हो जाता है, 2x भी हो जाता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि सी पी ऑलमोस्ट 2x है। अभी ये सी पी क्या है, सी पी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू क्या हो गया, 2x हो गया। अभी ये जो x है, ये x क्या है, x फोकस से डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, x प्लस x मिलके तो 2x हो रहा था। अच्छा, तो 2x क्या है, 2 इंटू एफ है, तो r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू 2f होता है। अच्छा, ये पूरा जो रिलेशन है r इक्वल टू 2f, ये सिर्फ पॉसिबल कब होगा, जब एंगल ऑफ अपर्चर बहुत छोटा होगा। तो अभी कोई अगर बोले मुझे छोटा नहीं करना है, अगर कोई भी साइंटिस्ट बोले मुझे एंगल ऑफ अपर्चर छोटा नहीं करना है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, हर एक वेवलेंथ का लाइट हर एक पॉइंट में फोकस दिखाएगा, तो वो जो इमेज होगा वो ब्लरिंग हो जाएगा। ओके, वो क्लियर नहीं आएगा, मतलब किसी का फोकस इधर है, किसी का फोकस इधर है, तो तेरा लाइट जो है ना वो बिखर गया। तो ये तो हाँ, तो इसमें तो तेरा प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ अपर्चर को बहुत छोटा करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रे आ रहा था, वो रे अगर सेंटर से पास करेगा, एक रे आता है जो पैरेलल है, और एक रे जो सेंटर से, हाँ, तो एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर में हिट करेगा। अभी ये जो सेंटर से हिट करेगा वो तो नॉर्मल होता है। तो ये जो लाइन है, ये जो रे है, ये क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो कोई रे अगर सरफेस के ऊपर नॉर्मल गिरेगा तो वो वापस क्या करेगा, रिट्रैक्ट करेगा, हाँ, बाउंस बैक करेगा, और वही सेम पाथ फॉलो करेगा। इसलिए एक रे आया, इंसिडेंट हुआ, वापस सेम आया, और ये रे आया, ऐसे वापस गया। तो अब हम लोग इन दोनों को अगर एक्सटेंड करेंगे, ये रे आया, इसमें तो इंसिडेंट एंगल कुछ होगा ना, हाँ, कोई भी है, तो ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो उसको अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ये जो येलो लाइन है, हाँ, वो इमेज फॉर्म। तो कहाँ इमेज फॉर्म होगा, जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्शन करेगा। इसलिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या है, ये है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है। बाद में हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मैग्निफिकेशन। तो ये मिरर टू मिरर वैरी करेगा।
जैसे ये जो फैन है ना, ये जो फैन का जो सरफेस है ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। अभी तू मान ले बेड में ऐसा ही है, सो गया, तो तू देखेगा तेरा इमेज उधर फॉर्मेशन हो रहा है, बट तेरा जो इमेज फॉर्मेशन होगा छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा होगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन में तेरा हाइट ऑफ इमेज छोटा हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं हाइट ऑफ इमेज छोटा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ फैन। या कोई भी है, कोई भी जो बाइक का जो ग्लास होता है वो भी ग्लास नहीं है, कोई भी सरफेस जो कॉन्वेक्स टाइप का होता है उसमें क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज छोटा हो जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाएगा। सही है ना, लेस देन 1 होता है, इसलिए मैग्निफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ में ये चीज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसमें हम लोग कहेंगे मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो रहा है। ओके, स्फेरिकल मिरर का एक फार्मूला मुझे अभी प्रूव करना है। कौन सा फार्मूला? 1/u + 1/v = 1/f। ये फॉर्मूला, हाँ फोकस हो गया। तो ये O पॉइंट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये C पॉइंट, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो C पॉइंट से P पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, CP। ये जो CP है इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो CP का वैल्यू क्या है, R, ठीक है। और ये I क्या है, जहाँ इमेज फॉर्मेशन हुआ है, इस पॉइंट में क्या हुआ है, इमेज फॉर्मेशन हुआ है। और ये क्या है, ये नॉर्मल लाइन है। अच्छा, तो इसका मतलब IP क्या है, IP है V क्या है, पोल से इमेज का डिस्टेंस, ये क्या है V। और ये जो O पॉइंट से P का डिस्टेंस है ये क्या है, ये है U बोले तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। अभी ये अल्फा है, ये थीटा है, तो बीटा को कैसे लिख सकता हूँ, एनी आइडिया? बीटा = अल्फा प्लस थीटा। कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, क्योंकि प्रूव करने के लिए मुझे सिर्फ 10 सेकंड लगेगा। ये होता है 180 - अल्फा प्लस थीटा। तो बीटा को क्या लिखो, बीटा = 180 माइनस वो टोटल एंगल, ठीक है। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस, ये काटेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। तो बीटा = क्या है, अल्फा। सिमिलरली बीटा प्लस थीटा = गामा, हाँ वो गामा है, बीटा प्लस थीटा = गामा है। तो ये जो थीटा है ये भी थीटा है, और थीटा मेरा अननोन है और थीटा से मेरा कोई काम नहीं है, तो थीटा को मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये थीटा = हो जाएगा बीटा माइनस गामा थीटा = गामा माइनस बीटा हो जाएगा। वही चीज़ इसमें पुट करना है। तो बीटा = अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा, तो ये आ रहा है 2 बीटा = अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा, ओके, अल्फा प्लस गामा, ओके। अच्छा, तो अल्फा प्लस गामा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा प्लस tan गामा = 2 ऑफ tan बीटा। ऐसा क्यों लिख सकते हो, ये पॉसिबल है। कभी सुना है tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, tan का वैल्यू मतलब ये जो एंगल है थीटा बहुत स्मॉल होगा ना, थीटा अगर बहुत छोटा है तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा = थीटा। तो सिमिलरली थीटा = tan थीटा भी लिख सकते हैं। वही तो लिखा है, अल्फा = tan अल्फा, गामा = tan गामा, बीटा = tan बीटा। अभी tan अल्फा जो है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसलिए मैंने ट्रिगोनोमेट्री पहला क्लास लिया था। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी अल्फा एंगल तो ये है, तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो tan अल्फा में क्या होगा, tan अल्फा में परपेंडिकुलर होगा कौन, MP,
या एम एन, जो भी एम एन और एम पी क्या है, एम एन और एम पी सेम पॉइंट में कोइंसाइड होता है, तो टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई टोटल बेस, बेस में कौन आएगा, ओ से पी, ओ से, तो इसको एम पी लिख देता हूँ, एम पी बाई ओ पी, टेन गामा में क्या होगा, टेन गामा में क्या होगा, आई पी परपेंडिकुलर एम पी बाई आई पी, मैंने P और N को क्या किया, कोइंसाइड कर दिया, और ये tan बीटा क्या है, tan बीटा है CP MP बाई CP, हर एक एंगल के लिए परपेंडिकुलर कॉमन था, इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर MN था, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर MN था, और ये वाला ट्रायंगल के लिए भी MN था, इसलिए MN क्या हुआ, काटा काटा 1 बाई OP, OP बोले तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, तो ये हो गया U, ये हो गया V, ये हो गया R, और लास्ट पेज में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2F प्रूव किया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या था, 2F, तो 2 बाई 2F, कोई दिक्कत, ओके, तो 1 बाई U 2 बाई आर इक्वल टू 1 बाई एफ, जो भी है, तो r इक्वल टू 2f लिख दिया, सेम चीज़ है, तो फाइनली मुझे प्रूव हो गया 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ, ये होगा स्फेरिकल मिरर का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला कन्वेंशन तब वैलिड है जब ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में होगा, हाँ लेफ्ट साइड, इधर 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 होना चाहिए, कभी ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड में आ जाएगा वो सब फॉर्मूला वैनिश हो जाएगा, मतलब वो जो कन्वेंशन है वो वैनिश हो जाएगा, इसलिए जो यूनिवर्सल कन्वेंशन है जो पूरा वर्ल्ड में फेमस है और H.C. वर्मा जितना ही अच्छा बुक है, तो वो साइन कन्वेंशन को कैसे बोलता है, साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, ये जो रे है ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, सुनना अच्छे से, इन फ्यूचर काम आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से रे जा रहा है, तो रे जाने के बाद मिरर में इंसिडेंट होगा, तो जो पॉइंट में इंसिडेंट होगा उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, तो लाइन खींचने के बाद रे कहाँ जाना चाहता था, रे इधर जाना चाहता था, तो रे जिधर जाना चाहेगा वो पॉजिटिव होगा, रे जिधर जाना चाहेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और उसका जो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन का राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि रे जा रहा था उधर, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूँ, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो बुक में होता है एनसीईआरटी में, वो ऐसा करता है कि ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, तो ये रे गया, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए ये इधर सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा, और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ गया, तो अभी देख हर एक क्वेश्चन में u का वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ओके, अगर ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये जो फॉर्मेशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, अब इसमें फेल हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में है, तब ये एक्चुअल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, तो किसी ने बोला ना मुझे तो u को पॉजिटिव 2 लेना है, बट वो वैलिड नहीं है, तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है जो ऑब्जेक्ट 100% नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, बट मेरा कन्वेंशन ऑलवेज वैलिड है, देखेगा, देख ये है ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट से रे आया, रे जाना चाहता था किधर, आगे की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ जाना चाहता था ना, तो इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ऑपोजिट साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके। इधर कोई कौन है, इधर कोई एक मिरर है, इधर कौन है, कोई एक मिरर है, इंसिडेंट होने के बाद रे तो नहीं जा पाएगा, बट जाना चाहता था किधर, आगे की तरफ, इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये सिर्फ मिरर में नहीं है, ये कन्वेंशन सिर्फ मिरर में नहीं है, ये लेंस में भी यूज होगा। क्या याद रखना है, सीधी बात, नो बकवास, लाइट जिधर जाना चाहेगा उधर पॉजिटिव होगा, उसको रोकेगा तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगा, मतलब उसका ऑपोजिट साइड नेगेटिव होगा। ये तो ये एक्चुअल में ये बायो कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता है,
ये कुछ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, जिसमें कॉन्वेक्स सरफेस भी है और कॉन्वेक्स सरफेस भी है। इसको कोई कोई आदमी मिरर कहता है, मिरर तो होगा ही नहीं, सिल्वरिंग नहीं है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशंस। मैग्निफिकेशन है, इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर होगा क्या इमेज का हाइट, नीचे होगा क्या ऑब्जेक्ट का हाइट। ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर कोई मिरर है और इसी साइड में नीचे हाइट ऑफ इमेज है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कोई भी पोजीशन में हो सकता है, हाँ, डिपेंड ऑन पोजीशन। तो अभी इस पोजीशन में है तो ये रे आया, रे पैरेलल रे पास करेगा, फोकस से पास करता है, ओके। और एक रे इंसिडेंट होगा, ये थीटा एंगल होता है, ये भी थीटा एंगल होता है, सेंटर वाला पॉइंट है। हाँ, तो ये दोनों रे जहाँ कोइंसाइड करेगा वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। हाँ, ये है फोकस। फोकस और ऑब्जेक्ट एक सेम पॉइंट में नहीं है, दूसरा पॉइंट में, जो भी है रैंडम डायग्राम, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज। अभी और एक चीज़ याद रखना कि रे अगर कोइंसाइड करेगा और जहाँ कोइंसाइड किया उधर ही अगर इमेज बनेगा तो इसको क्या कहते हैं, रियल इमेज। ये पूरा डिटेल्स बोलना पड़ेगा मुझे क्या है एक्चुअल में। पहला हेडिंग रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या है? रियल ऑब्जेक्ट वो है जहाँ से एक्चुअल में रे आता है। क्या बोला? जहाँ से एक्चुअल में रे आता है। इधर से एक्चुअल में रे आया और तुझे दिख भी रहा है, हाँ इधर से एक्चुअल में रे आया, तो ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा आएगा कि तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन होगा? ऑब्जेक्ट सेम सिस्टम, सेम मिरर, ठीक है। अब जो रे आ रहा है ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऐसा आ रहा है, कहाँ से? बहुत दूर, इनफाइनाइट से, बहुत दूर इनफाइनाइट से। तो जो रे आ रहा है ये अगर मिरर नहीं होता तो रे कहाँ जाता? इस पॉइंट में। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस में होगा ओ डैश। ये जो पी ओ डैश हो जाएगा ये होगा यू का बराबर। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी इस पॉइंट में ऑब्जेक्ट है क्या? इस पॉइंट में ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इसका जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा वो इस पॉइंट के रेस्पेक्टिवली होगा। मतलब इस पॉइंट में आया, कोई एक लाइन है, ये मान लो नॉर्मल है, तो ये थीटा है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऐसा कुछ होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल ऐसा कुछ होगा। तो ये रे कहाँ जा रहा है? ये रे भी बाहर जा रहा है, बट उसका एक्सटेंडेड पॉइंट इस पॉइंट में आ रहा है। हाँ, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा इमेज, ठीक है। तो रे जा रहा है उधर, बट इमेज फॉर्मेशन हो रहा है अंदर। तो इस केस में भी ये आई क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज हो जाएगा। क्या होगा? वर्चुअल इमेज। और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आई क्या है? वर्चुअल इमेज, और ये ओ डैश क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, तो ये जो ऑब्जेक्ट था प्लेन मिरर में जो हर एक रूम में होता है, तो ये आदमी क्या देखता है? वर्चुअल इमेज या रियल इमेज? ये आदमी क्या देखता है?
तो आंसर क्या है, इधर ऑब्जेक्ट था तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, इधर होगा। तो इस आदमी को क्या लगेगा कि इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, इधर। तो एक्चुअल में क्या इमेज का रे इधर आ रहा है, इमेज का रे इधर से आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये जो इमेज होता है प्लेन मिरर में वो क्या होता है, वो होता है वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन, हाँ, इमेज जो मिरर है, मिरर राइट हैंड को लेफ्ट हैंड दिखाता है, बट तेरा कैमरा नहीं दिखाता है, अंदर में सिस्टम है क्योंकि लेंस है उधर। देख, पहला तो क्लास 10 में पहली बार फिजिक्स में क्वेश्चन आ रहा है जिसमें न्यूमेरिकल टाइप होगा, 9 में भी था शायद। अच्छा, तो हर एक क्वेश्चन का कुछ स्टेप होता है। पहला स्टेप, क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला स्टेप, क्वेश्चन पढ़ो, गिवन डाटा लो एंड इसके साथ डाटा लेते लेते और क्या करना है, फिगर ड्रॉ करो। यह है पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, ओके, जो भी डाटा ले लिया, अभी सोचो कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है ना। सेकेंड स्टेप होगा क्या पूछा है, क्या पूछा है, मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये पहले लिख दो, हाँ ये पूछा है। थर्ड स्टेप, सोचो कौन सा इक्वेशन यूज़ होता है, इक्वेशन। फोर्थ स्टेप, मैथ और कैलकुलेशन। ये चारों स्टेप से कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। तो पहला स्टेप में हम लोग अभी हिट करेंगे एक हाँ, पहले मैं तो प्रेफर करता हूँ थोड़ा फिगर ड्रॉ करो पहले। एक कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर ए रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। अभी फिगर ड्रॉ करना मतलब ऑटोमोबाइल ड्रॉ मत करो, सिर्फ रैंडमली एक मिरर करो। मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो ऐसा एक मिरर है, ओके, ये है कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, उसके बाद बोला है हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो रेडियस दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करने से क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है। तो ये क्या है, रेडियस कितना है, 3 मीटर। अभी पहला स्टेप क्या था, गिवन डाटा। एग्ज़ाम में अगर ऐसा लिखो ना, एग्जामिनर जो पेपर देखेगा वो तो मतलब पूरा खुश हो जाएगा, हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाएगा, तो फुल मार्क्स देगा, बोलेगा अच्छा गिवन डाटा लिखा है, बहुत बढ़िया। तो रेडियस क्या होगा, 3.00 मीटर। तो इसके साथ ही कुछ लिख लो जो आता है। फोकस क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और कुछ डाटा दिया है, इफ ए बास इज लोकेटेड 5 मीटर, हाँ यस डिस्टेंस हो गया। तो यू का वैल्यू दे दिया है, मैंने थोड़ा गलती किया हो, थोड़ा स्पेस देना चाहिए था। r = 3 मीटर, f = 1.5 मीटर, और इधर कौन है, एक बास है। तो बास को एक लाइन से ड्रॉ करो। तो बास कितना डिस्टेंस में है, 5 मीटर में। अच्छा, अब हो गया पूरा डायग्राम ड्रॉ। तो अब बास से जो रे जाएगा वो आगे की तरफ जाएगा, एक पॉइंट में इंसिडेंट होगा। तो इसके आगे क्या होगा, क्या होता है आगे, जहाँ जाना चाहता है उधर क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जहाँ जाना चाहता है उधर होता है पॉजिटिव, और जहाँ था उधर होगा नेगेटिव। अब साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू लिखो। यू का वैल्यू कितना है, 5 +5 या -5, +5 या -5, -5। बुक में मत देखो, इधर देखो, ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, -5 होगा। अच्छा, और जो ये जो फोकस है वो फोकस इधर है, इस पॉइंट में है, तो फोकस तो पॉजिटिव में है। फोकस कहाँ है, तो फोकस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड स्टेप, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा है वो इमेज के बारे में पूछा है। बोले तो भी पूछा है, बोले तो मैग्निफिकेशन पूछा है, बोले तो जो भी और मैग्निफिकेशन पूछा है। पोजीशन, अच्छा पोजीशन भी बोले तो पोजीशन, नेचर
का तो इमेज का डिस्टेंस होता है ना। का तो इमेज का डिस्टेंस। हाँ, इसलिए पोजीशन, कौन सी पोजीशन में इमेज फॉर्मेशन हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्या था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन थर्ड स्टेप में कौन सा इक्वेशन, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जो पूछा है उसको एक साइड में डाल दो, तो v इक्वल टू क्या होगा, 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/f माइनस 1/u होगा। तो v इक्वल टू हो रहा है uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। सही है। अच्छा, तो अभी u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू तो सर इतना -5। f का वैल्यू f का वैल्यू तो 1.5 -5 -1.5, तो ये क्या रहा है 7.5, और नीचे क्या रहा है 6.5। माइनस माइनस कटेगा तो 75/65 15/13 प्लस 1.15। अच्छा, तो ये जो 1.15 आया, इसका साइन पॉजिटिव आया या नेगेटिव, पॉजिटिव आया। इसका मतलब इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, इधर फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अभी ऊपर ऐसा ऊपर होगा या नीचे होगा, तो पोजीशन मिल गया ना, पोजीशन ओके। अभी नेचर बोले तो नेचर दो टाइप का होता है, एक होता है अपराइट और एक होता है इरेक्ट। इरेक्ट कब होता है, जब उल्टा होता है। जैसे ये ऐसा है तो ये उल्टा होगा तो इरेक्ट होगा, और ये ऐसा है और इमेज भी ऐसा होगा तो अपराइट होगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इसको क्या कहेंगे, अपराइट। और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इसको क्या कहेंगे, इरेक्ट। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, तो आप देखो मैग्निफिकेशंस एम इक्वल टू होता है -v/u। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है 1.15। तो 1.15 डिवाइडेड बाई -5.0 0.23 प्लस माइनस माइनस काटा तो प्लस 0.23। और मैग्निफिकेशन का और एक फार्मूला है m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या आया था, पॉजिटिव आया। मैग्निफिकेशन क्या आया, पॉजिटिव 0.23 आया। तो हाइट ऑफ इमेज का साइन एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा, सेम होगा। दोनों क्या होगा, सेम साइन होगा। तो सेम साइन होता है तो इसको कहते हैं अपराइट या इरेक्ट। अपराइट। अभी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, स्मॉलर होगा। सही है।